हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरु एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हैं। एक बार जल्दी से आज के अपने इस प्यारे से सेशन में जुड़ेंगे। हम लोग बातें कर रहे हैं एक बैच के बारे में। बैच का नाम है D+B 10,000 PYQ स्पेशल। इसके अंदर हम लोग लगभग 10,000 PYQ कंप्लीट करने का काम करेंगे, सभी सब्जेक्ट्स के मिलाकर। ठीक है, मैं आप सभी को जीएस पढ़ाने का काम करूंगा और जीएस में हम लोग प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास। इस एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर मैंने आपको क्लास 2 पढ़ा दी है। अब आज वाली क्लास थर्ड है। तो आप लोग बैच का थंबनेल यहां देख पा रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन इसके 18 अक्टूबर से स्टार्ट हुए थे और 25 अक्टूबर से इसकी क्लासेस चल रही। ठीक है, इसकी जो प्राइस है वो 399 है। इसके अंदर ये सारे टीचर्स आपको पढ़ाने का काम करेंगे। ये आपकी क्लासेस का शेड्यूल है, यूट्यूब पर कैसे कैसे क्लासेस होती हैं। तो सबसे पहले आपको क्लास देखने को मिलती है रीजनिंग की 8:15 पर। इसके बाद आप लोग हिंदी की क्लास ले चुके हैं 11 बजे। अब जो क्लास है वो 12:30 बजे जीएस की है, 2 बजे मैथ्स की क्लास होगी, 3:30 बजे स्टैटिक की क्लास होगी और 6 बजे इंग्लिश की क्लास होगी। ये क्लासेस का शेड्यूल है। ठीक है, जिस बच्चे को अगर कोई रिकॉर्डेड कंटेंट या फिर क्लासेस लेनी है जिसके अंदर पूरा कंटेंट कवर हो, वो इस बैच को परचेज कर सकता है, गरो D+B स्पेशल 2.0 बैच। ठीक, हम लोग शुरुआत करेंगे अपने आगे के चैप्टर से। चैप्टर्स अब तक हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म कवर कर चुके हैं। सर जी इसका सिलेबस क्या होता है? बहुत बड़ा होता सुमित, यदि मैं वही जान पा रहा हूं जो आप बता रहे हैं। आप लोग मेरे साथ शुरुआत करेंगे क्वेश्चन से। आप लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया वज्जी महाजनपद की राजधानी। वज्जी एक महाजनपद है। आप लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं, टॉपिक का नाम क्या है? महाजनपद। तो हम लोग थोड़ी महाजनपद की बातें कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे महाजनपद। महाजनपद होता क्या है? एक पर्टिकुलर कबीला था, कबीले ने दूसरे कबीलों पर अधिकार किया और एक बड़े कबीले का निर्माण किया। वही कबीला क्या कहलाया? महाजनपद। महाजनपद कितने हैं? तो आप लोग आंसर देंगे भाई 16 महाजनपद है। देयर आर 16 महाजनपदास। 16 महाजनपद हैं। तो ये महाजनपद आए कैसे एग्जिस्टेंस में? तो एग्जिस्टेंस में आइए, साल था 1000 BC, 1000 BC। 1000 BC के अंदर यूपी में एक जगह है एटा। एटा एक जिला है, इसी के अंदर एक शहर है अतरंजी खेड़ा। इस अतरंजी खेड़ा से पहली बार हमें इसके एविडेंस मिले। तो अतरंजी खेड़ा से हमें पहली बार लोहे के एविडेंस मिले, यानी कि आयरन के। और इस लोहे का वहां पर प्रयोग किया गया तो वहां पर कृषि सुविधा ज्यादा अच्छी होगी। वहां की जो जमीन थी वो बहुत उपजाऊ होगी। जब उपजाऊ हुई तो इसी कारण वहां पर आदमी ताकतवर होने स्टार्ट हो गए और एक महाजनपद का निर्माण किया गया। अभी 16 महाजनपद हैं। आप लोग कैसे याद रखेंगे? सबसे पहले तो आप लोग ऐसे याद रखेंगे, ऐसे पहला महाजनपद आप लोग याद रखेंगे अंग पहला महाजनपद है। इसके बाद दूसरा याद रखेंगे अवंती मध्य प्रदेश के अंदर, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा महाजनपद आप लोग पढ़ेंगे अशमक एकमात्र दक्षिण भारत का महाजनपद है। ठीक है, इसके बाद चौथी बात करेंगे आप लोग कैसे आप लोग काशी याद रखेंगे, काशी महाजनपद। फिर आप लोग याद रखेंगे कौशल महाजनपद। इसके बाद आप लोग याद रखेंगे कुरु महाजनपद। और सातवां आप लोग आंसर देंगे कंबोज महाजनपद। इसके बाद 8वां आप लोग याद रखेंगे वत्स महाजनपद। 9वां आप लोग याद रखेंगे वज्जी महाजनपद। इसके बाद 10वां आप लोग याद रखेंगे मल्ल महाजनपद। 11वां आप लोग याद रखेंगे मगध महाजनपद के बाद आप लोग 12वां याद रखेंगे मत्स्य महाजनपद। 13वां महाजनपद आप लोग याद रखेंगे पंचाल महाजनपद। 14वां जो महाजनपद है उसके बारे में आप लोग याद रखेंगे चेदी महाजनपद। और 15वां जो महाजनपद है उसका नाम है सूरसेन महाजनपद। और 16वां जो महाजनपद याद रखेंगे आप लोग उसका नाम है गांधार। ये है 16 महाजनपद। आप लोग इन्हें अच्छे से याद रखेंगे।
अच्छे से कैसे याद रखेंगे? तो सबसे पहले ऐसे अंग, अवंती, अस्मक, फिर कैसे काशी, कौशल, कुरु, कंबोज, इसके बाद वैसे, वत्स, वज्जी, फिर मैं से, मल, मगध, मत्स्य, इसके बाद पांचाल, चेदी, सूरसेन और गांधार। ये 4 महाजन पद याद रखेंगे। ये हमारे 16 महाजन पद जो भारत के अंदर एग्जिस्टेंस में थे। अभी आराम आराम से एक मगध महाजन पद है जो पूरे पर कंट्रोल स्थापित कर लेगा, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। जो ये महाजन पद है इनमें एक गांधार है, ये अफगानिस्तान के अंदर है, इसकी कैपिटल तक्षशिला थी। लेकिन यहां पर पूछी गई वज्जी की राजधानी, तो एक बार वज्जी की राजधानी बताएंगे आप सभी। वैसे तो आ गए सभी के आंसर, आप लोग याद रखेंगे डी, कौशल। कौशल तो एक महाजन पद था। सॉरी, वैशाली। वैशाली क्या है? राजधानी। वैशाली के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे। पूछा गया कौशल महाजन पद वर्तमान में किसका एक भाग है? महाराष्ट्र, हरियाणा, मगध और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ये 4 राज्य दिए गए हैं। आप लोग आंसर बताएंगे। कौशल महाजन पद वर्तमान में किस राज्य का एक भाग है? अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र के अंदर आप लोग एक महाजन पद याद रखेंगे, अस्मक। इस अस्मक से याद आता है कि भाई दक्षिण भारत का एकमात्र महाजन पद। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजन पद, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजन पद, तो आप लोग क्या आंसर देंगे? एकमात्र महाजन पद अस्मक, जो कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर। इसके बाद यदि मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा के अंदर महाजन पद था कुरु, कुरु महाजन पद, जिसकी राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी। और आप लोग जानते हैं इंद्रप्रस्थ को ही किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग बताएंगे कि दिल्ली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर मैक्सिमम जो आप सारे के सारे पढ़ेंगे वो कहां पे? यूपी के अंदर। सर रेगुलर क्लास चलेगी यूट्यूब पर भाई। जो ये बैच है, इस बैच की एंशिएंट हिस्ट्री को हम लोग यूट्यूब कराएंगे। जो मिडाइवल है, मॉडर्न है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, ये सारे के सारे आपको ऐप पे मिलेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं आपको करा रहा था। ठीक है, गुड आफ्टरनून गायत्री। तो आपसे पूछा गया भाई कौशल महाजन पद। अभी कौशल तो आप लोग याद रख लेंगे, इसके अलावा भी बहुत सारे महाजन पद आप लोग कैसे याद रखेंगे? तो सबसे पहले तो मैं बिहार के महाजन पद देखता हूं। आप लोग बिहार के 2 महाजन पद याद रखेंगे। बिहार के 2 महाजन पदों में एक तो नाम याद रखेंगे अंग, और दूसरा महाजन पद याद रखेंगे मगध। ये दोनों कहां पर थे? तो आप लोग आंसर देंगे ये बिहार के अंदर थे। ठीक है, अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश का एक महाजन पद याद रखेंगे आप लोग, जिसका नाम है अवंती। अवंती महाजन पद। इसी अवंती की राजधानी आती है एग्जाम के अंदर। जो अवंती है इसकी राजधानी का नाम क्या था? तो राजधानी का नाम है उज्जैन। आपको इसी के पीछे एक स्लैश में नाम मिलेगा महिष्मती। ये महिष्मती साम्राज्य वो मत मान लेगा कि भाई फिल्म आई थी उसी का महिष्मती एम्पायर, ये थोड़ा सा डिफरेंट। ठीक, तो आप लोग इसका आंसर क्या देंगे? उत्तर प्रदेश। कुछ महाजन पद याद रखेंगे, जैसे एक गांधार याद रखेंगे आप लोग। गांधार जिसकी राजधानी तक्षशिला है, ये कहां पर है? तो आप लोग आंसर देंगे ये अफगानिस्तान के अंदर है, सिचुएटेड इन अफगानिस्तान। गांधार महाजन पद इंपोर्टेंट है। ठीक है, यदि मैं कुरु महाजन पद की बात करूं तो कुरु महाजन पद कहां पर है? हरियाणा के अंदर। अवंती महाजन पद मध्य प्रदेश के अंदर है। अस्मक महाराष्ट्र के अंदर है। और बिहार के अंदर अंग और मगध है, अवंती, उज्जैन और महिष्मती। ठीक है, ये सारे के सारे महाजन पद हैं। लेकिन और जो बच गए वो महाजन पद कहां मिलेंगे आपको? उत्तर प्रदेश के अंदर। उसका आंसर आप लोग उत्तर प्रदेश लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चंपा का प्राचीन शहर महाजन पद की राजधानी माना जाता है। चंपा किस महाजन पद की राजधानी? अन्नी, नमस्ते भाई। चंपा के बारे में पूछा गया है, एक बार आप लोग सभी आंसर देंगे। काशी, मत्स्य, अंग और वज्जी। ठीक है, यहां पर मत्स्य आ गया तो मत्स्य को भी याद रखेंगे आप लोग। मत्स्य इंपोर्टेंट है। और इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसकी राजधानी का नाम है विराटनगर। इसकी कैपिटल का नाम क्या याद रखेंगे? विराटनगर। और यही मत्स्य आज के समय भारत के किस राज्य के अंदर सिचुएटेड है? तो आप लोग आंसर लगाएंगे राजस्थान। राजस्थान, मत्स्य राजस्थान के अंदर है। कैपिटल का नाम क्या है? विराटनगर। दिनेश, कार्टून, वर्दी, गरिमा, सी आंसर, बी आंसर, पता नहीं क्या क्या आंसर दे रहे हो आप लोग। काशी की यदि मैं राजधानी की बात करूं तो काशी की राजधानी याद रखेंगे वाराणसी। और वाराणसी कहां पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। ठीक है, काशी की राजधानी क्या है? वाराणसी। और वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर है। अगर बच गया वज्जी, तो वज्जी तो मैंने पहला ही क्वेश्चन आपको वज्जी कराया। आप लोग वज्जी के बारे में पढ़ चुके हैं। ये रहा वज्जी। वज्जी के बारे में मैंने आपको बताया कि इसकी राजधानी वैशाली। अब बच गया लास्ट वाला, तो आप लोग क्या आंसर देंगे? आप लोग आंसर देंगे अंग। ये जो अंग है इसके बारे में आपको थोड़ा सा और बता देता हूं।
अंग महाजनपद के शासक थे ब्रह्मदत्त। अंग महाजनपद के जो शासक थे उनका नाम था ब्रह्मदत्त। इस ब्रह्मदत्त के ऊपर एक व्यक्ति ने अटैक किया जिसका नाम था बिंबिसार। इस बिंबिसार ने क्या किया, इस ब्रह्मदत्त से अंग को छीन लिया और अंग किसका पार्ट बन गया, तो आप लोग आंसर देंगे मगध का। अंग किसका पार्ट बना, मगध का। ब्रह्मदत्त से किसने लिया, बिंबिसार ने। ठीक है, ट्रिक सुंदर है, ANG चंपा का। अंग की राजधानी चंपा। आगे बढ़ जाओ। मगध महाजनपद डैश नदियों से घिरा हुआ है, गंगा झेलम, गंगा यमुना, गंगा सोन और गागरा। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग बताएंगे। अभी यहां पर बात की गई मगध, तो आप लोग टॉपिक पढ़ते हैं मगध का उत्कर्ष। टॉपिक का नाम क्या है, मगध का उत्कर्ष। और ये जो मगध का उत्कर्ष है ये 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आप लोग पढ़ते हैं पूर्व मौर्य काल, प्री मौर्यन पीरियड, यानी कि पूर्व मौर्य काल। इस पूर्व मौर्य काल के बाद अगला जो आप लोग पढ़ते हैं उसका नाम है मौर्य काल, मौर्य काल। और थर्ड आप लोग पढ़ेंगे उत्तर मौर्य काल, यानी पोस्ट मौर्यन पीरियड, उत्तर मौर्य काल। मगध महाजनपद की बात करेंगे तो आप लोग इसको 3 भागों में बांटेंगे, एक पूर्व मौर्य काल, एक मौर्य काल, एक उत्तर मौर्य काल। अब मैं आपको एक ट्रिक देने का काम करूंगा, यदि आप उस ट्रिक को याद कर लेंगे तो इसको याद करना इजी हो जाएगा। जैसे एक शब्द आप लोग याद रखेंगे, हसीन, हसीन दिलरुबा, हसीना, पता नहीं क्या क्या नाम है, हसीन मान लेना आप। और एक शब्द आप लोग याद रखेंगे, मौसूक। ये आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर कराने का काम करेगा। एक हसीन और एक मौसूक, 2 शब्द इजीली याद भी हो जाएंगे। एक बार कमेंट सेक्शन में आप सभी लिख के बताएंगे हसीन मौसूक। हसीन मौसूक यदि याद हो जाएंगे तो आपको मगध एम्पायर के अंदर सारे के सारे वंश याद हो जाएंगे। जैसे मैं बात करूं पूर्व मौर्य काल की, तो सबसे पहली डायनेस्टी आप लोग यहां पढ़ेंगे आर्य का डायनेस्टी, यानी कि आर्यक वंश। इसके बाद दूसरी डायनेस्टी आप लोग पढ़ेंगे शिशुनाग वंश, शिशुनाग डायनेस्टी। और तीसरी डायनेस्टी आप लोग पढ़ेंगे नंद डायनेस्टी, नंद वंश। ये 3 डायनेस्टी हैं, आपको एक शब्द के माध्यम से याद होंगी। शब्द का नाम क्या है, तो आप लोग बोलेंगे सर शब्द का नाम है असीन। आप लोग यदि असीन को याद रख लेंगे तो आपको क्या याद हो जाएंगे, पूर्व मौर्य काल के अंदर जितने भी वंशों ने शासन किया सारे के सारे याद हो जाएंगे। हरियक मोसोंग नहीं, कार्टून मोसूक। हरियक से, H से हरियक वंश, C से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश। 3 डायनेस्टी आपको याद हो गई। अब 3 डायनेस्टी याद करने के लिए आपको ये मोसूक और याद रखना पड़ेगा। मोसूक को कैसे देखेंगे आप लोग, मौर्य वंश आप लोग इस टेन्योर में क्या पढ़ेंगे, मौर्य काल, यानी कि मौर्य वंश। लेकिन इसके बाद जो ये सु का बच गया, सुग, हसीन मो सुंग लिख दिया मैंने, इसका आप लोग थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। इसको क्या लिखेंगे, हसीन मो सुग, इस तरीके याद रखें। इस सु और कै को कैसे याद रखेंगे, उत्तर मौर्य काल के अंदर आप लोग एक डायनेस्टी पढ़ते हैं सुंग वंश, और एक डायनेस्टी पढ़ते हैं कणव वंश। इसके बाद एक डायनेस्टी और पढ़ाऊंगा मैं आपको, सातवाहन वंश। ये 3 डायनेस्टी। तो यहां से आप लोग 3 नाम और याद कर लोगे। 2 ट्रिक हैं, 2 ट्रिक आपको मैक्सिमम वंशों के नाम याद करा देगी। एक हसीन है, एक मौसूक है। हसीन है से मतलब है हरियक वंश, सी से शिशुनाग वंश और न से नंद वंश। मौसूक में मो से मौर्य वंश, सु से सुंग वंश और कै से कणव वंश, और एक सातवाहन वंश अलग से याद रख लेना। आप इसे आंध्र सातवाहन वंश के नाम से पढ़ेंगे। ये सारी की सारी क्या होगी, डायनेस्टी। अब ये कंप्लीट जो मगध एम्पायर है ये कहां पर रूल करता था, तो आप लोग आंसर देंगे गंगा और सोन नदी। गंगा और सोन नदी, गंगा और सोन आप लोग कहां पर पढ़ते हैं, बिहार के अंदर। ठीक है, गंगा और सोन नदी के संगम पर एक शहर की भी स्थापना की गई जिसका क्या नाम है, पाटलिपुत्र। हम लोग उसे पढ़ेंगे। अभी आपको केवल ये डायग्राम याद रखना है। 2 शब्द याद रखोगे, हसीन मौसूक, तो आपको सारे के सारे वंश याद हो जाएंगे। ऐसे हरियक वंश, सी से शिशुनाग और न से नंद वंश, मो से मौर्य वंश, सु से सुंग और क से कणव वंश। इस तरीके से आप लोग डायनेस्टीज को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट है हरियक वंश का शासक अजात शत्रु डैश का पुत्र था। अब एक वंश की बात आ गई, हरियक वंश की। देखो जो एम्पायर है मगध, इस मगध साम्राज्य का संस्थापक पूछेगा आपसे, तो आप लोग क्वेश्चन देंगे कि भाई मगध साम्राज्य का फाउंडर यानी कि संस्थापक कौन था, तो आपने आंसर दिया बृहद्रथ। बृहद्रथ। आपको 2 बृहद्रथ देखने को मिलेंगे। एक बृहद्रथ तो मैंने यहां पे पढ़ा दिया आपको, एक बृहद्रथ आगे आप मौर्यन एम्पायर पढ़ेंगे तो उसके अंदर लास्ट शासक बृहद्रथ पढ़ेंगे। इसी बृहद्रथ के लड़के का नाम है जरासंध। और जरासंध के द्वारा क्या किया गया, जरासंध ने एक राजधानी बनाई। राजधानी का नाम क्या है, गिरिवज्र। मगध की राजधानी गिरिवज्र को बनाया। इसके बाद एक आदमी है बिंबिसार। बिंबिसार ने क्या किया, बिंबिसार ने इस वंश की स्थापना की। वंश का नाम क्या है, आर्यका डायनेस्टी। तो आप लोग एडिंग स्टार्ट करते हैं आर्यक वंश से।
जो आर्यक वंश है इसने शुरुआत की थी 544 बीसी के अंदर, और 544 से लेकर 412 बीसी तक ये एग्जिस्टेंस में रहा था। क्या? तो आर्यक वंश। मेरे प्यारे साथियों, बात बहुत इजी है, आप समझने का प्रयत्न करेंगे। अगर पूछे मगध के संस्थापक तो आप लोग आंसर देंगे बृहद्रथ। इस बृहद्रथ के लड़के का नाम पूछे तो जरासंध। जरासंध ने किसको राजधानी बनाया? तो गिरिवज्र को। ये 3 बातें तो आप यहां से याद रखेंगे। इसके बाद पूछेगा आर्यक वंश। आर्यक वंश के संस्थापक कौन? तो आर्यक वंश के संस्थापक का नाम है बिंबिसार। अभी थोड़ी बातें हम लोग बिंबिसार के बारे में भी कर लेते हैं। फाउंडर ऑफ आर्यका डायनेस्टी बिंबिसार। एक बिंदुसार है, एक बिंबिसार है, इनमें भी डिफरेंस क्रिएट करना है। अशोक के पिताजी का नाम बिंदुसार है, लेकिन मैं यहां पर बात कर रहा हूं बिंबिसार की। इस बिंबिसार से आपको क्वेश्चन मिलेगा कि इसके दरबार में एक डॉक्टर बैठता था, डॉक्टर को राजवैद बोलते हैं। क्वेश्चन आता है उस राजवैद का नाम क्या है? तो राजवैद का नाम है जीवक। किसके दरबार में बैठता है? तो बिंबिसार के में। इसी जीवक ने 2 इंपोर्टेंट काम किए। जैसे एक तो अवंती का राजा याद रखेंगे, अवंती के राजा का नाम है प्रद्योत। प्रद्योत, इस प्रद्योत की सेवा की थी जीवक ने। एक महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध की सेवा किसके द्वारा की गई थी? जीवक। ये किसके दरबार में बैठे? बिंबिसार के दरबार में। बिंबिसार इंपोर्टेंट आदमी है, ठीक है। फाउंडर ऑफ आर्यका डायनेस्टी। इसी आर्यक वंश के बारे में एक बात और याद रखेंगे आप लोग। आर्यक वंश से क्वेश्चन आता है कि पितरंता वंश, यानी पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठने वाले वंश का क्या नाम है? तो पितरंता वंश को आप लोग किस नाम से याद रखेंगे? आर्यक वंश के नाम से। ये दोनों एक ही नाम है, ठीक। अभी पूछा गया आर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो इस बिंबिसार के पुत्र का ही नाम क्या है? तो आप लोग आंसर देंगे अजातशत्रु। ये ऑप्शन रहा बिंबिसार, ठीक है। बिंबिसार किसका पुत्र था? तो आप लोग अजातशत्रु को याद रखेंगे। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र है ना, ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग आंसर दीजिए। राजा अजातशत्रु डैश राजवंश के शासक थे। यही क्वेश्चन दोबारा से आ गया, आप लोग बताने का काम करेंगे। एक बार सभी प्यारे साथी आंसर देंगे। राजा अजातशत्रु डैश राजवंश के शासक थे। मौर्य, आर्यक, शिशुनाल और नंद। जीवक, जोइंडिस, जोंडिस वो गरिमा, जोंडिस का शिकार हो गए थे, पीड़िया। फिर उसके सेवा में एक व्यक्ति को भेजा गया जिसका नाम क्या है? तो उसका नाम है जीवक। सभी के आंसर आगे भाई। अभी बातें करेंगे अजातशत्रु के बारे में, ठीक है। अजातशत्रु से क्या क्या क्वेश्चन देखने को मिलते हैं? सबसे पहले क्वेश्चन आता है अजातशत्रु से कि भाई अजातशत्रु ने किसकी हत्या की थी? तो इसने पिता की हत्या की थी। सबसे पहला व्यक्ति पिता की हत्या की थी इसने। इसी कारण जो आप लोग वंश पढ़ रहे हैं आर्यक वंश, उसका नाम पितरंता वंश पड़ा था, क्योंकि अजातशत्रु ने अपने पिताजी की हत्या की। अब इसी अजातशत्रु के द्वारा 2 हथियार भी बनाए गए थे। एक हथियार का आप नाम याद रखेंगे रथमूसर। एक बार समझने का प्रयत्न करेंगे रथमूसर होता क्या है। और दूसरा आप लोग याद रखेंगे महाशिलाकंटक। महाशिलाकंटक आप लोगों ने कभी गुलेल देखी है? गुलेल क्या होती है? ऐसे एक पत्थर को बांध कैसे खींच के छोड़ते हैं, वो गुलेल होती है। उस गुलेल का आविष्कार भारत में पहली बार किसके द्वारा किया गया? अजातशत्रु। उसी का नाम है महाशिलाकंटक। पापा जी की हत्या, बिल्कुल भाई, पापा की हत्या की। इसीलिए फ्रेडरिसाइड आप सब पढ़ते हैं, पिता की हत्या करने वाला। अब इस अजातशत्रु की हत्या इसके बेटे ने कर दी। इसके बेटे का नाम क्या रखेंगे आप लोग? इसके बेटे का नाम है उदायीन। उदायीन के द्वारा किसी हत्या की गई? इस अपने पिताजी की। अब ये उदायीन भी इंपोर्टेंट है। उदायीन क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि इस उदायीन ने एक शहर की स्थापना की थी। शहर जिसका क्या नाम है? शहर नाम पाटलिपुत्र। इसको अलग अलग नाम से देखोगे आप लोग। कहीं पर आपको पाटिलग्राम मिलेगा, कहीं पर पाटलिग्राम, कहीं पर आपको पाटलिपुत्र, और कहीं पर आपको इसे पटना बोलते हैं। इस शहर की स्थापना उदायीन ने की थी। और उदायीन ने जब इस शहर की स्थापना की थी तो क्वेश्चन आता है कौन सी नदी के संगम पर? तो आप लोग आंसर देंगे गंगा तथा सोन। गंगा तथा सोन नदी के संगम पर उदायीन ने किसी स्थापना की थी? पाटलिपुत्र की, पटना की, ठीक है। गुलेर नहीं भाई, गुलेल। ऐसे एक पत्थर लेते हैं, उसको गुलेल को बांधते हैं, ऐसे खींचते और छोड़ देते हैं। कभी आपने जो रबड़ होती है बालों में डालने की या नोटों में डालने की, उसको ऐसे पीछे करके खींच कैसे छोड़ते हैं, कुछ कुछ वैसी ही इसने एक बड़ा सा पत्थर फेंकने के लिए एक महाशिलाकंटक का निर्माण किया था। रथमूसर क्या है? कभी आप लोगों ने बाहुबली फिल्म देखी है तो उसमें बल्लाल देव जब युद्ध लड़ने के लिए जाता है
तो उसके रथ के ऊपर एक चक्का लगा होता है जो आदमियों को मारता है ऐसे ऐसे। जब रथ भाग रहे थे तो ऐसे ऐसे चक्का चलता है, उसी को रथ मूसल बोलते हैं। अपने रथ के सामने एक डंडा घुमा दिया जिससे कि आगे के लोगों पर प्रहार किया जा सके। ठीक है, अब उदाइन ने और क्या किया भाई, उदाइन से आप लोग याद रखेंगे, उदाइन ने राजधानी को राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था, इसीलिए इंपोर्टेंट है। वैसे राजगिरी को राजधानी किसने बनाया था, तो आप लोग आंसर देंगे बिंबिसार। और ये अजात शत्रु किस वंश का शासक है, तो आप लोग आंसर देंगे ये हर्यका डायनेस्टी का शासक है, हर्यक वंश का शासक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार थोड़ा सा और लिख लेता हूं यहां पर। एक तो आपको उदाइन याद हो गया, एक आपको अजात शत्रु याद हो गया, बिंबिसार। एक नाम और याद रखेंगे, नागदशक। क्वेश्चन आता है हर्यक वंश का अंतिम शासक, लास्ट रूलर ऑफ हर्यका डायनेस्टी। अंतिम शासक पूछता है तो आप लोग अंतिम शासक का नाम क्या देंगे, नागदशक। इस नागदशक की हत्या कर दी गई एक व्यक्ति के द्वारा, जिसका नाम क्या है, शिशुनाग किल्ड नागदशक। इतना याद रख लेना, अगर इतना याद रख लोगे तो और बातें मांगे बता। ये क्वेश्चन, शिशुनाग वंश का दूसरा शासक कौन था, सेकंड रूलर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी। देखिए सर, बिल्कुल भाई, जानते हैं गुलेरे, गुलेरे नहीं है वो, गुलेल है, गुलेल ऐसे बोलते हैं, गुलेल। पता नहीं आपके वहां गुलेरा बोलते हैं शायद, हमारे यहां से गुलेल बोलते हैं। ठीक है, गुलेल, उसके अंदर पत्थर डालकर निशाना लगाने की एक यंत्र को, एक उपकरण को आप लोग गुलेल के नाम से जानते। आंसर आ गया भाई, कालाशोक। बहुत अच्छे। देखो, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदाइन, ये तीनों तो मैंने पढ़ा दिए, तो बचा क्या था, कालाशोक। आप लोग कालाशोक आंसर दे देंगे। ठीक है, अब एक डायनेस्टी आपको देखने को मिलेगी, नाम क्या है, शिशुनाग वंश। इस शिशुनाग वंश के अंदर 3 शासक हुए। जैसे मैं बात करूं शिशुनाग वंश के प्रथम शासक की, बातें कर लेते शिशुनाग वंश की। शिशुनाग वंश का जो प्रथम शासक है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम ही शिशुनाग है। उसने अपने नाम पर ही राजधानी का नाम, अपने वंश का नाम शिशुनाग रखा। अब इस शिशुनाग ने क्या किया था, पाटलिपुत्र जो राजधानी थी ना, उस पाटलिपुत्र से राजधानी को उठाकर कहां ले गया था, पाटलिपुत्र से वैशाली, पाटलिपुत्र से वैशाली की तरफ राजधानी को ट्रांसफर कर दिया था। इस शिशुनाग के बाद इसका बेटा जो अगला शासक बना, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है कालाशोक। इस कालाशोक के समय क्या इंपोर्टेंट बातें हुई, तो कालाशोक के समय सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन हुआ था। लेकिन सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल के समय राजधानी क्या थी, वैशाली। इस कालाशोक ने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन कराया था, सेकंड बौद्ध संगति। जब बौद्ध संगति का आयोजन कराया था, इसके बाद इसने क्या किया, राजधानी को वैशाली से उल्टी कहां ले आया, पाटलिपुत्र। राजधानी वैशाली से वापिस कहां ले गया था, वैशाली से पाटलिपुत्र उठा ले गया। कैपिटल ट्रांसफर्ड फ्रॉम वैशाली टू पाटलिपुत्र। ये बात इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखें। इसके बाद इसी शिशुनाग डायनेस्टी का जो अंतिम शासक है, अंतिम शासक का नाम आप लोग देंगे, अंतिम शासक है नंदीवर्धन, लास्ट रूलर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी। अंतिम शासक का क्या नाम देंगे आप, तो अंतिम शासक है नंदीवर्धन। इस नंदीवर्धन को याद रखें। ठीक, ये 3 शासक आपको शिशुनाग डायनेस्टी याद रखने हैं, पढ़ने वाला भी कंफ्यूज। एक तो शिशुनाग को याद रखेंगे, एक कालाशोक को और एक नंदीवर्धन। अब यहां पर क्या याद रखेंगे, शिशुनाग का सेकंड शासक कौन है, कालाशोक। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नंद वंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन था, धनानंद, पांडुका, गोविशंख, केव था। अभी एक डायनेस्टी की बात आ गई, डायनेस्टी का नाम क्या है, नंद डायनेस्टी, यानी कि नंद वंश। इंपोर्टेंट डायनेस्टी है नंद वंश। जो नंद वंश के संस्थापक है उनका नाम क्या याद रखेंगे आप लोग, महापद्म नंद, महापद्म नंद। इस महापद्म ने क्या किया था, महापद्म नंद के द्वारा हत्या की गई थी, किसकी, तो नंदीवर्धन की। जो शिशुनाग वंश का लास्ट शासक है नंदीवर्धन, उसकी हत्या किसके द्वारा की गई थी, महापद्म नंद। और एक नई डायनेस्टी की स्थापना की गई, नंदवंश। इसी नंदवंश के अंदर एक शासक भी हुआ जिसका नाम है धनानंद। धनानंद, आपने धनानंद के बारे में बहुत बातें पढ़ी होंगी। इस धनानंद के द्वारा एक इंपोर्टेंट आदमी है जिसका नाम है चाणक्य। उस चाणक्य की बेइज्जती की गई थी, चाणक्य को लात मार दी थी, इसी कारण उसकी शिखा खुल गई थी, यानी उसकी चोटी थी वो खुल गई। उसने वहीं पर प्रण लिया कि मैं इस चोटी को गांठ तब लगाऊंगा जब मैं तेरा नाश कर लूंगा। वही व्यक्ति आप लोग याद रखेंगे इस धनानंद के दरबार से संबंधित था, नाम क्या है, चाणक्य। अब चाणक्य से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसी चाणक्य का नाम है कौटिल्य। मेरे प्यारे साथी, आप लोग चाणक्य भी याद रखेंगे, कौटिल्य भी याद रखेंगे और साथ ही साथ विष्णुगुप्त भी याद रखेंगे। ये तीनों एक ही व्यक्ति है।
विष्णुगुप्त, मैं आपको दोबारा क्वेश्चन में भी दिखा दूंगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया विष्णुगुप्त से, तो ठीक, विष्णुगुप्त, ये तीनों नाम एक ही है, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। अब इसी चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। पुस्तक का नाम क्या है? तो अर्थशास्त्र। ये क्वेश्चन और आया, क्वेश्चन आया कि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो उसका आंसर था राजनीति से। अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? राजनीति से। ये क्वेश्चन आया कि भारत पर जब सिकंदर ने आक्रमण किया तो उस समय कौन सी डायनेस्टी थी? नंद डायनेस्टी, नंदवंश, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या पूछा गया? नंदवंश का अंतिम शासक। तो आप लोग क्या आंसर देंगे? धनानंद। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा धनानंद को हरा करके और एक नई डायनेस्टी बनाई गई, मौर्य डायनेस्टी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण करने वाला पहला राजा कौन था? अब सिकंदर के बारे में भी थोड़ा सा बातें कर लेते हैं हम। जो आत्मसमर्पण करने वाला राजा है वो पूछा है, 4 राजा दिए हैं, आम्बी, पोरस, बिंबिसार और चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। ऐसा बताते हैं कि सिकंदर भारत के अंदर नहीं आ पाया, इसका कारण है चाणक्य। चाणक्य जो कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी के अंदर पहले स्टूडेंट था, फिर एक टीचर बन गया। उसने इसकी सेना के अंदर डाल दिया कि भाई वहां बहुत ताकतवर सेना है और सभी मारे जाओगे आप। लेकिन कई इतिहासकार बताते हैं सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया, ठीक है। इसी कारण सिकंदर भारत के अंदर नहीं आ पाया। अभी सिकंदर के बारे में बात कर लेते हैं। सिकंदर ने क्या किया था? सिकंदर, एक लड़का है जिसका नाम है फिलिप, आप लोग नाम याद रखेंगे, फिलिप। फिलिप कहां का शासक है? तो आप लोग नाम देंगे मैसिडोनिया। इसी मैसिडोनिया को आप लोग मकदोनिया भी बोल सकते हैं। मैसिडोनिया का राजा था फिलिप। ये फिलिप थर्ड था एक्चुअल में। इसी फिलिप के बेटे का नाम क्या है? सिकंदर। अब इस सिकंदर के मन में आया था कि भाई मैं पूरे विश्व को जीतूंगा, और विश्व को जीतने की मुहिम में ये यूरोप से चला, और यूरोप से चलने के बाद इसने भारत के ऊपर अटैक करने की सोची। तो इसने सबसे पहले अटैक किया ईरान पर। ईरान के अंदर शासक थे डेरियस फर्स्ट। उस डेरियस फर्स्ट को डिफीट करने के बाद इसने भारत के अंदर एंट्री की। भारत के अंदर एंट्री की तो तक्षशिला के राजा का नाम क्या है? आम्बी। इस तक्षशिला के राजा आम्बी ने क्या कर दिया था? तक्षशिला के राजा आम्बी ने आत्मसमर्पण कर दिया। तक्षशिला के राजा का नाम क्या है? आम्बी या अंबी। इस तक्षशिला के राजा अंबी ने आत्मसमर्पण कर दिया सिकंदर ने, और सिकंदर इजीली आगे बढ़ गया। जब आगे बढ़ा तो उसका सामना पोरस से हुआ था, और पोरस के साथ उसने एक बैटल लड़ा। बैटल में पोरस को हरा दिया या पोरस ने हरा दिया, इस पर थोड़े से मतभेद है। लेकिन फिर भी हम सिकंदर के बारे में पढ़ते हैं कि सिकंदर ने भारत के अंदर एक युद्ध पड़ा। युद्ध का नाम क्या है? हाइडेस्पीच का युद्ध। हाइडेस्पीच का युद्ध। अब इसी हाइडेस्पीच को और एक नाम से जानेंगे आप लोग। हाइडेस्पीच का एक नाम है वितस्ता का युद्ध। वितस्ता का युद्ध, इसी को आप लोग झेलम का युद्ध बोलते हैं। ये तीनों नाम एक ही है। झेलम का पुराना नाम वितस्ता है, और इसी युद्ध को हाइडेस्पीच का युद्ध बोलते हैं। ये लड़ा कब गया? तो आप लोग आंसर देंगे 326 बीसी, 326 बीसी के अंदर हाइडेस्पीच का युद्ध लड़ा गया। 2 सेनाएं थी, एक तो पोरस की सेना और दूसरी तरफ कौन था? सिकंदर। एक तरफ पोरस की सेना और एक तरफ सिकंदर की सेना। इस युद्ध में निर्णय पता नहीं पोरस जीता या सिकंदर जीता, लेकिन कई इतिहासकारों का मानना है कि पोरस जीत गया था, कई इतिहासकारों का मानना है कि सिकंदर जीत गया, लेकिन इसके बारे में पूछा भी नहीं गया कौन जीता है। तो हाइडेस्पीच का युद्ध याद रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइडेस्पीच का युद्ध किन 2 राजाओं के बीच में हुआ? बहुत प्यारा क्वेश्चन, ठीक है। अभी हाइडेस्पीच का युद्ध तो आप लोग याद ही रखेंगे। चंद्रगुप्त धनानंद, अलेक्जेंडर पोरस, अशोक महापद्मनाभ, मिहिरकुल यशोधर्मन, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा बातें कर लेता हूं सिकंदर के बारे में। सिकंदर के बारे में सबसे पहली बात जो आप लोग याद रखेंगे, सिकंदर के घोड़े का नाम है बहुकेफला। सिकंदर के घोड़े का नाम क्या है? बहुकेफला। बहुकेफला किसका घोड़ा था? तो आप लोग आंसर देंगे सिकंदर का। इसी बहुकेफला के नाम पर एक शहर की स्थापना की गई। शहर का नाम है बहुकेफला शहर। किसके द्वारा की गई थी बहुकेफला शहर की स्थापना? तो आप लोग आंसर देंगे सिकंदर के द्वारा की गई थी, अपने घोड़े की याद में। इसने झेलम नदी के किनारे युद्ध लड़ा, हाइडेस्पीच का युद्ध। इसमें इसने पोरस को हराया या पोरस ने इसे हराया, इस पर मतभेद है। लेकिन बाद में इसकी सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। व्यास नदी को पार करने से मना किया तो इसकी सेना यहां से वापस लौट गई थी। और इस युद्ध पर मतभेद है कि भाई सिकंदर जीता था या पोरस जीता था, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर क्या देंगे? अलेक्जेंडर और पोरस। अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में हमें ये नहीं पता कि जीता कौन हारा कौन। आगे बातें कर लेते हैं। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो मगध पर किस राजवंश का शासन था? राजवंश कोई भी था, लेकिन उस राजवंश के साथ इन्होंने लड़ाई नहीं की। शिशुनाग, नंद, मौर्य, कौशल, ये 4 वंश लिए गए हैं।
आप लोग इसमें नाम याद रखेंगे नंद। नंद वंश के शासक घनानंद भारत के अंदर रूल कर रहे थे। चाहे चाणक्य की घनानंद के साथ कितनी भी लड़ाई थी, लेकिन चाणक्य ने फिर भी ये कोशिश की कि सिकंदर भारत के अंदर ना आए और आकर यहां पर लूटपाट ना करे। ठीक है, लेकिन फिर भी हम सिकंदर के बारे में थोड़ा सा और पढ़ने का काम करेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है सिकंदर से कि भाई सिकंदर के गुरु का नाम क्या है। तो मैं एक टेबल बना देता हूं, आप लोग उस टेबल को कैसे भी याद रख लेना। सिकंदर के बाद आप लोग नाम याद रखेंगे एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु। अरस्तु के बाद आप लोग एक आदमी का नाम याद रखेंगे जिसका नाम प्लेटो। और प्लेटो के बाद आप लोग एक आदमी का नाम याद रखेंगे, नाम क्या है, सुकरात, सुक्रोटीज। यदि ये चार नाम आपको याद हो जाएंगे तो आपको एक कर्म याद हो जाएगा। क्वेश्चन आता है सुकरात के शिष्य का नाम क्या है, तो आप लोग आंसर देंगे प्लेटो। प्लेटो के शिष्य का नाम क्या है, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल के शिष्य का नाम क्या है, सिकंदर। इस तरीके से याद कर लो, या आप लोग ऐसे याद कर लो सिकंदर के गुरु का नाम क्या है, तो आप लोग देंगे एरिस्टोटल। एरिस्टोटल के गुरु का नाम क्या है, प्लेटो। प्लेटो के गुरु का नाम क्या है, सुकरात। जैसे आपका मन करे वैसे आप लोग याद रख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक, अभी जो ये एरिस्टोटल है, सिकंदर है, इस सिकंदर ने भारत के अंदर हाइडेस स्पीच का युद्ध लड़ा। हाइडेस स्पीच का युद्ध लड़ने के बाद जब ये यहां से जा रहा था तो इसका सपना अधूरा रह गया था। इसी कारण साल था 323 बीसी, 323 बीसी। 323 बीसी के अंदर मध्य एशिया यानी कि सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया कहां पर है, जहां पर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ये वाले शहर या ये वाले देश हैं। इसी सेंट्रल एशिया के अंदर एक जगह है जहां पर नाम दिया गया बेबीलोन। आप लोग बेबीलोन का हैंगिंग गार्डन भी पढ़ते हैं। इस बेबीलोन के अंदर क्या हो गया था, बेबीलोन के अंदर सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। साल कब याद रखेंगे, 323 बीसी। बहुत सारी कहानियां। इसने मरने से पहले अपने सेनापतियों को बुलाया और सेनापतियों को बोला कि भाई मेरा सारा धन इकट्ठा करो और जब मेरे जनाजे को लेकर जाया जाए तो मेरे जनाजे के सामने बिछा देना और मेरे हाथों को बाहर निकाल के खुले छोड़ देना, जिससे कि दुनिया को पता चले पूरे विश्व का विजेता इस दुनिया से खाली हार गया है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे सिकंदर के बारे में। सिकंदर जब भारत के अंदर आया तो उस समय नंदास यानी कि घनानंद भारत के अंदर रूल कर रहा था। आप लोग नंद वंश को याद रखेंगे। आगे आ जाओ। हाइडेस स्पीच की लड़ाई 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच लड़ी गई थी। हाइडेस स्पीच किस नदी के संदर्भित करता है, झेलम, व्यास, उपचार, सिंध। मैंने सारी की सारी नदियां पढ़ाई आपको। आप लोग बताएंगे कि कौन सी नदी को हाइडेस स्पीच की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। अभी यहां पर आपको व्यास रिवर देख रहे हैं। व्यास रिवर की बात की तो व्यास रिवर के बारे में आप लोग याद रखेंगे। इस नदी को पार करने से मना कर दिया था। इस नदी को पार करने से मना कर दिया था किसकी सेना ने, तो आप लोग आंसर देंगे इस नदी को पार करने से मना कर दिया। पार करने से मना कर दिया था सिकंदर की सेना ने। अगर मैं यहां पर बात करूं रावी रिवर की, तो रावी रिवर से आप लोग याद रखेंगे इसी के किनारे की युद्ध लड़ा गया था जिसका नाम दसराग्य युद्ध। दसराग्य युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था, तो आप लोग आंसर देंगे रावी। इसी रावी का पुराना नाम क्या है, तो आप लोग आंसर देंगे पुरुषणी। पुरुषणी इसी का पुराना नाम। ठीक है, अभी यहां पर दो नाम बचे, एक झेलम और एक इंडस। आप लोगों ने दीना, करीमा, प्रिया ने आंसर दे दिया झेलम। तो झेलम नदी के किनारे हाइडेस स्पीच का युद्ध या वितस्ता का युद्ध लड़ा गया। वितस्ता भी पूछ सकता है एग्जाम के अंदर, तो भी आप यही आंसर करें। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने डैश की सहायता से मगध के नंद वंश को उखाड़ फेंका। किसकी सहायता से, चार ऑप्शन दिए गए हैं। मैंने आपको ये बात पहले ही बताई थी। क्वेश्चन पूछा गया है चंद्रगुप्त मौर्य ने डैश की सहायता से मगध के नंद वंश को उखाड़ फेंका। किसकी सहायता से, चार ऑप्शन है। स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त सेकंड है, विष्णुगुप्त, समुद्रगुप्त। अभी बातें कर लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अनेकों कहानियां। अनेकों कहानियां क्या है कि भाई जो हमारा चाणक्य है, जब चाणक्य की बेइज्जती हुई तो चाणक्य ने दो लड़के, एक मलिकेतु और एक चंद्रगुप्त मौर्य, इन दो लड़कों को उठाया और इन दोनों सुंदर लड़कों को उसने युद्ध शिक्षा दी, शस्त्र की शिक्षा दी और शास्त्र की शिक्षा दी। जब चाणक्य ने शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दी तो दोनों बहुत पावरफुल हो गए, चंद्रगुप्त मौर्य भी और मलिकेतु भी। फिर इनकी अग्नि परीक्षा कंडक्ट हुई। अग्नि परीक्षा में चंद्रगुप्त मौर्य को बोला गया कि आप जाकर एक गले में माला पहन ले फूलों की और सो जाए। चंद्रगुप्त मौर्य ने गले में फूलों की माला डाली और सो गया। मलिकेतु को चाणक्य ने अपने पास बुलाया और मलिकेतु से कहा कि मलिकेतु जा, चंद्रगुप्त मौर्य के गले से माला निकाल कर लेकर आ, लेकिन दो शर्त है, ना तो माला टूटे ना चंद्रगुप्त मौर्य जागे। मलिकेतु गया
उसने देखा कि माला निकालते वक्त चंद्रगुप्त मौर्य उठ रहा है, तो वो वापिस आया चाणक्य के पास और चाणक्य से कहा कि सर या तो माला टूटेगी या चंद्रगुप्त मौर्य जागेगा। अब यही उसने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। चंद्रगुप्त मौर्य को अपने पास बुलाया और मलिकेतु के गले में एक माला पहनाई, माला पहनाकर उसे सुला दिया। चंद्रगुप्त मौर्य गए और उन्होंने देखा कि मलिकेतु की माला निकालते वक्त वो उठ रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य ने तलवार निकाली और उसकी गर्दन काट के वो माला उठाकर चाणक्य के पास ले गया। बोला जी ना तो माला टूटी और ना मलिकेतु जागे। अब इसी के माध्यम से चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का राजा बनाया। भारत के राजा बने तो वो साल था 322 बीसी। 322 से लेकर 298 तक बीसी तक इनका जीवन का काल है। इन्होंने शासन तो 300 बीसी तक किया था, लेकिन इनकी मृत्यु हुई थी 298 यानी 2 साल के बाद। इस चंद्रगुप्त मौर्य से आप लोग याद क्या रखेंगे, ये एक शूद्र शासक था। शूद्र वंश मगध की गद्दी पर बैठा। इसी के द्वारा गुजरात के अंदर एक पहाड़ी है जिसका नाम क्या है, गिरनार की पहाड़ी। इस गिरनार की पहाड़ी के ऊपर एक झील का निर्माण कराया गया। गिरनार की पहाड़ी पर एक झील का निर्माण कराया गया। झील का नाम क्या है, तो आप लोग नाम देंगे सुदर्शन झील। सुदर्शन झील का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो आप लोगों ने आंसर देना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया। इसके बाद इसी चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आप लोग याद रखेंगे सेंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस किसका नाम है, तो आप लोग आंसर देंगे सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य का नाम है। यूनानी अभिलेखों में, इन द ग्रीक इंस्क्रिप्शन, यूनानी अभिलेखों में आपको क्या नाम देखने को मिलेगा, तो सेंड्रोकोटस किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, इस चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी, तो विष्णुगुप्त, या फिर मैंने इसी का नाम क्या बताया आपको, कौटिल्य, या इसी का नाम क्या बताया मैंने आपको, इसी का नाम बताया आपको चाणक्य। ये तीनों नाम एक ही हैं और आप तीनों को याद रखेंगे, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन, किस मौर्य राजा ने श्रवण बेलगोला में आमरण अनशन किया और उसकी मृत्यु हो गई, बिंदुसार, दशरथ, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य। बहुत प्यारा क्वेश्चन। सर जो आप क्वेश्चन रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिखते हैं प्लीज उसको इंग्लिश में नोट किया कीजिए। ना आपको इंग्लिश के नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, लिखने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी क्योंकि 2 लैंग्वेज यदि लेकर चलेंगे तो हमारा कंटेंट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम सिंगल लैंग्वेज में ज्यादा तवज्जो दे रहे। हाँ बिल्कुल प्रीति, आंसर आगे भाई। कोई सी दे रहा, कोई पता नहीं क्या क्या आंसर दे रहे हैं। गरिमा का आंसर ठीक आया और वर्दी दीवानी का आंसर ठीक आया। बातें कर लेंगे इसके बारे में, बातें करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने साल था 300 बीसी, 300 बीसी। इस 300 बीसी में एक फर्स्ट जैन काउंसिल बनाई थी, फर्स्ट जैन संगीति बुलाई। और इस जैन संगीति के अंदर उसने क्या किया, जैन संगीति के अंदर उसने 2 व्यक्तियों, एक तो भद्रभाऊ और एक शत्रुभद्र, इन 2 व्यक्तियों को इसका शासक बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि मगध के अंदर अकाल फैल गया था और इन सबको इकट्ठा किया गया था पाटलिपुत्र के अंदर। अब इन दोनों में लड़ाई हुई कि भाई ये शत्रुभद्र बोला कि मैं तो भाई यहीं पर रहूंगा, यहां पर महावीर स्वामी की जन्म स्थली है और मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन ये भद्रभाऊ बोला भाई यहां पर रहेंगे तो मर जाएंगे क्योंकि यहां पर अकाल फैल गया था। तो ये भद्रभाऊ यहां से उठकर चला गया कहां पर, तो कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में। और कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में इसके साथ कौन चले गए, तो इसके साथ चले गए चंद्रगुप्त मौर्य। अपने बेटे बिंदुसार को सारा का सारा साम्राज्य सौंपकर, अपने बेटे बिंदुसार को सारा साम्राज्य सौंपकर चंद्रगुप्त मौर्य के साथ चले गए। और साल था 298 बीसी, 298 बीसी में जैनियों के अंदर एक प्रथा जिसका नाम है संलेखन। संलेखन, संथारा या संवेदन, ये तीनों बात एक ही है। इस विधि में क्या होता है, मनुष्य खाना पीना छोड़ देता है और शरीर के खत्म होने की प्रतीक्षा करता है। जब प्रतीक्षा करता है तो उसी को आप लोग संलेखन, संवेदन या संथारा बोलते हैं। ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था और इसी चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहां पर हुई थी, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किसने भेजा, बहुत प्यारा क्वेश्चन, आप लोग आंसर देंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किसने भेजा था,
अभी एक व्यक्ति की बात कर रहे थे हम, व्यक्ति का नाम क्या है? सिकंदर। अभी तो हमने बात की थी सिकंदर के बारे में। इसी सिकंदर के एक सेनापति हैं जिसका नाम है सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर। जब सिकंदर की मृत्यु हुई तो वापस सेल्यूकस निकेटर ने पूरे एम्पायर को जीतने की सोची और इसने सबसे पहले अटैक किया काबुल पर। काबुल पर किया, फिर उसके बाद किया कंधार पर, काबुल कंधार, इसके बाद किया हेरात पर, और हेरात के बाद इसने किया जरदोशिया पर। जेरडोशिया, इसने 4 जगह पर आक्रमण किया, काबुल, कंधार, हेरात और जेरडोशिया। इन 4 जगह पर आक्रमण किया गया किसके द्वारा? सेल्यूकस निकेटर। अब इस सेल्यूकस निकेटर ने इन सारे राज्यों को जीतने के बाद भारत पर आक्रमण करने की सोची, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य की सेना से लड़ने के लिए गया, तो वहां पर इसने सिपाही देखे 4,40,000 और 4,40,000 सिपाही देखकर ये घबरा गया। और घबराने के बाद इसने एक संधि की, संधि की वैवाहिक संधि। वैवाहिक संधि, इस वैवाहिक संधि के अंदर इसने क्या किया? इसने अपनी पुत्री का नाम है कार्नेलिया, या इसी कार्नेलिया को आप लोग एक नाम से और जानेंगे, नाम है हेलेना। कार्नेलिया या हेलेना की शादी करवा दी किसके साथ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। जब चंद्रगुप्त मौर्य से शादी कराई तो ये 4 के 4 राज्य दहेज में मिल गया हमें। इसी कारण तो हम अंग्रेजों को मामा कहते हैं, पुलिस वालों को मामा इसीलिए बोला गया था, वो आराम आराम से सीख में चेंज होता चला गया। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे ये दहेज में मिले और ये पत्नी बन गई चंद्रगुप्त मौर्य की। अब क्या किया सेल्यूकस निकेटर ने? एक राजदूत का नाम क्या है? तो राजदूत का नाम है मेगासनीज। इस मेगासनीज को भारत के अंदर फर्स्ट एम्बेसडर की उपाधि मिली है। ये भारत के अंदर प्रथम राजदूत है। किसी भी देश का प्रथम राजदूत कौन है? तो आप लोग बोलेंगे किसी भी देश का प्रथम राजदूत मेगासनीज। इसी मेगासनीज के द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई है। पुस्तक का नाम आप लोग प्यारे साथी कमेंट में बताएंगे। इसका नाम है इंडिका। इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप लोग याद रखेंगे मेगासनीज के द्वारा। ठीक है, और ये किसका सेनापति था? तो आप लोग आंसर बताएंगे सेल्यूकस निकेटर का। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म और उसके अहिंसा के सिद्धांत को अपना लिया था? अशोक, दशरथ, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार। 4 ऑप्शन दिए गए, आप लोग जल्दी से आंसर देंगे। आए क्लास में ठीक, ऐसा बेटे से शादी कर ले। बहुत अच्छे भाई, क्वेश्चन पूछा है कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म किसने स्वीकार किया? अभी तक हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य की बात की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम क्या है? तो आप लोग देंगे सर बिंदुसार। अब इस बिंदुसार की 16 पत्नियां थी और इस बिंदुसार के 101 बेटे थे। 101 101 बेटे थे, और इसी 101 बेटों में हम लोग पढ़ते हैं कि सबसे बड़े बेटे का नाम था सुशील, बड़ा बेटा, और सबसे छोटा बेटा था जिसका नाम था तिस, छोटा बेटा तिस। आप लोग तिस और सुशील दोनों को याद रखेंगे। सबसे छोटे बेटे का नाम क्या है? तिस, छोटा बेटा। जब आप लोग सुशील और तिस को पढ़ते हैं तो एक बेटा ऐसा भी था जो बहुत पावरफुल था, जिसका नाम क्या है? अशोक। अब ये सारे के सारे इन्होंने राज्यपाल बना रखे थे। जैसे अशोक की बात करूं तो अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। अगर मैं बात करूं तिस की, तो तिस श्रीलंका या सिलोन का राज्यपाल था। अगर मैं बात करूं सुशील की, तो सुशील तक्षशिला का राज्यपाल था, तक्षशिला। ये सारे के सारे क्या थे? यहाँ के राज्यपाल थे। तक्षशिला के अंदर विरोध हुआ तो सुशील उसको दबाने में नाकामयाब रहा। अशोक गया और अशोक ने जाकर तक्षशिला के विद्रोह को दबा दिया, और आते वक्त अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी। 99 ब्रदर्स, 99 भाइयों की हत्या किसके द्वारा की गई? तो 99 भाइयों की हत्या की गई अशोक के द्वारा। और हत्या करके शासक बने। शासक कब बने? 269 में शासक बने, और इसके बाद साल था 261 बीसी के अंदर एक बैटल लड़ा जिसका नाम क्या है? बैटल ऑफ कलिंग। और कलिंग के युद्ध में ये जीत गया, और इसके बाद इसने जीतने के बाद भी कोई युद्ध नहीं लड़ा। उसका नाम क्या है? अशोक। बहुत महान शासक है। आगे बातें करेंगे इसके बारे में। अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा के नेतृत्व में धम्म के सिद्धांत को फैलाने के लिए डैश पर एक मिशन भेजा। कब होगा? कैसे रावत ने भाई एकदम कब होगा? यूजर भाई उनसे बात हुई थी, वो बोली
वो थोड़ा सा पॉलिटिक्स वाली बातें होगी वहां पर। उन्होंने आम आदमी पार्टी का नाम लिया कि हम आम आदमी पार्टी नहीं कर रही, हमने बीजेपी को बात की, फिर आम आदमी पार्टी वालों से भी बात की, लेकिन थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो अब हम चाह रहे हैं कि सीधे डीटर प्लस बी के चेयरमैन से मुलाकात हो जाए। उसके लिए समय मांगे हम लोगों ने। जैसे ही समय मिल जाएगा, मैडम ने फोन पे बात की थी उनसे कि आप मीटिंग अरेंज कीजिए, एक बार इनकी जो बातें हैं उनको एक बार सुनो। तो उस पर काम चल रहा है यूजर भाई, ठीक है। जैसे ही वो होगा आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। फिर छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको आकर दें तो फिर आप कमेंट करते हैं कि सर बेवजह इवेंट ले दिया, ठीक है। तो हम ये सोच रहे हैं कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो जाएगी तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अभी लग रहे हैं उसी काम पर। हम सैटरडे को भी गए थे, संडे को तो छुट्टी थी, तो उन्होंने मंडे को टाइम दिया था। आज सर गए हैं, एक लेटर वगैरह लेकर 2-3 जगह गए हैं, ठीक है। जैसे ही मीटिंग अरेंज होगी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है भाई, धन्यवाद। अशोक की बात की गई भाई। अशोक की माता का नाम आप लोग याद रखेंगे, माता का नाम है सुभद्रांगी। सुभद्रांगी किसकी माता का नाम है? तो अशोक की माता का नाम। एक आप लोग नाम याद रखेंगे इसकी पत्नी का। पत्नी इसकी है दो पत्नियों में सबसे इंपोर्टेंट है कारुवाकी। कारुवाकी अशोक की पत्नी है। एक महादेवी है, एक कारुवाकी है। कारुवाकी इंपोर्टेंट है, कारुवाकी को याद रखेंगे। अब इस अशोक ने क्या किया था, 261 में एक बैटल लड़ा था। बैटल का नाम क्या है? 261 बीसी के अंदर कलिंग का युद्ध, बैटल ऑफ कलिंग। इस कलिंग के युद्ध में क्या क्या बातें हुई? कलिंग के युद्ध में 2 शासक थे। एक तो थे कलिंग के शासक, कलिंग जिसको आज आप लोग उड़ीसा के नाम से जानते हैं, इसके राजा का नाम था नंदराज। और दूसरी तरफ आप किसको पढ़ते हैं? अशोक। इस युद्ध के अंदर अशोक जीत गया था और नंदराज हार गया। इस कलिंग युद्ध की जानकारी हमें कहां से प्राप्त हुई? तो आप लोग याद रखेंगे हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें इस बात की जानकारी मिली कि भाई एक बैटल लड़ा गया था। इस हाथी गुम्फा अभिलेख को लिखा किसके द्वारा गया? तो आप लोग कलिंग के ही एक राजा थे जिसका नाम है खारवेल। इस खारवेल ने क्या किया था, हमें इस युद्ध की जानकारी दी। इस युद्ध में लाखों आदमी मारे गए थे अशोक के द्वारा। अब अशोक ने क्या किया? अशोक ने एक धर्म स्वीकार कर लिया जिसका नाम क्या है? बौद्ध धर्म। क्वेश्चन आता है बौद्ध धर्म की दीक्षा अशोक ने किससे ली थी? तो आप लोग आंसर याद रखेंगे उपगुप्त। उपगुप्त या निगरोध, इन 2 व्यक्तियों को याद रखेंगे, लेकिन उपगुप्त से शिक्षा ली थी। इसके बाद इसने अपने बेटे महेंद्र और संघमित्रा को कहां पर भेज दिया था? एक मिशन पर। मिशन पर कहां भेजा? लंका, श्रीलंका, ठीक है। इसके अंदर थाईलैंड दे रखा है, कंबोडिया दे रखा है और कलिंग दे रखा है। कलिंग का मतलब ओडिशा है, लंका का मतलब श्रीलंका है। श्रीलंका जिसकी राजधानी है जयवर्धने या फिर कोलंबो, याद रखते हैं आप लोग। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर आपकी लैंग्वेज हरियाणी लगती है, थोड़ी आई थी, है ही वही से। कौन सा अंतिम मौर्य शासक था जिसकी हत्या उसके सेनापति ने कर दी थी? ठीक है। अभी आप लोग कुछ ही शासक पढ़ पाए। जैसे सबसे पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पहले पढ़ा आप लोगों ने। इस चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आप लोगों ने क्या पढ़ा? इस चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आप लोगों ने बिंदुसार को पढ़ा। बिंदुसार के बाद आपने किसे पढ़ा? आपने अशोक को पढ़ा। और अशोक के बाद एक शासक बैठे जिसका क्या नाम है? बृहद्रथ। एक बृहद्रथ मैंने स्टार्टिंग में क्लास के अंदर बताया था आपको। एक बृहद्रथ ये हो गया। ये 4 शासक हैं। इस 4 शासकों में लास्ट शासक का नाम पूछा गया। दशरथ, बृहद्रथ, सतधवन और बिंदुसार, ये 4 नाम दिए गए। अभी अशोक के बारे में थोड़ी बातें और कर लेता हूं। इसके लेख से क्वेश्चन आते हैं कि भाई इसने बातें लिखवाई थी बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद। तो लेख इसके 3 तरीके के हैं। सबसे पहले आप लोग याद रखते हैं शिलालेख। इसके बाद आप लोग गुहालेख याद रखते हैं। गुहालेख यानी गुफा के अंदर जो बातें लिखाई गई। इसके बाद तीसरा आप लोग याद रखते हैं स्तंभलेख, ठीक है। थर्ड आप लोग किसे याद रखते हैं? स्तंभलेख को याद रखते हैं। तीसरा स्तंभलेख। ये 3 लेख हैं। अब जो स्तंभलेख है इनकी संख्या यदि आपसे पूछे तो आप लोग आंसर देंगे 7 स्तंभलेख है। अगर मैं शिलालेख की बात करूं तो 14 शिलालेख, ठीक है। इस 14 शिलालेखों में एक तो 7 शिलालेख को याद रखेंगे आप लोग। 7 शिलालेख, ये 7 शिलालेख सबसे बड़ा है। क्वेश्चन आता है सबसे बड़ा शिलालेख अशोक का कौन सा है? तो 7 सबसे बड़ा है। इसके अंदर हमें जानकारी किसकी प्राप्त होती है? तो जानकारी प्राप्त होती है आत्मा और मस्तिष्क पर नियंत्रण। आत्मा व मस्तिष्क पर नियंत्रण की बातें। आत्मा व मस्तिष्क पर नियंत्रण, इसकी बातें हमें किस शिलालेख से पता चलती है? तो आप लोग आंसर देंगे कि हमें 7वें शिलालेख से पता चलती है। इसके बाद एक 13वां शिलालेख भी इंपोर्टेंट है।
13वें शिलालेख में हमें क्या जानकारी मिलती है? कलिंग के युद्ध की। कलिंग का युद्ध हमें कहां से प्राप्त होता है? तो 13वें शिलालेख से। किसके? अशोक के। किसी अशोक के द्वारा एक शहर की भी स्थापना की गई थी। शहर का नाम आप लोग याद रखेंगे, श्रीनगर। श्रीनगर शहर का संस्थापक कौन है? तो अशोक। ठीक है। बृहद्रथ इसकी हत्या सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी, तो आप लोग याद रखेंगे बृहद्रथ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पुष्यमित्र जो कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था, ने राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की। निम्नलिखित में से उस वंश कौन सा है? शुंग, कणव, सातवाहन, चेदी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप लोग सभी आंसर दें। किस वंश की स्थापना की? मैंने भी बताया था। पूछा गया है कि पुष्यमित्र शुंग। अभी आप लोग एक डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे, नाम क्या है? शुंग डायनेस्टी, शुंग वंश। इस शुंग वंश की संस्थापना किसके द्वारा की गई? तो आप लोग आंसर देंगे पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग। अब इसी पुष्यमित्र शुंग से आप लोग क्या क्या बातें याद रखें? तो सबसे पहली बात तो आप पुष्यमित्र शुंग से याद रखेंगे, ये एक ब्राह्मण वंश है। इसने ब्राह्मण वंश की स्थापना की थी मगध के ऊपर। इसने राजधानी को पाटलिपुत्र से और कहां ले गया था? पाटलिपुत्र से विदिशा। विदिशा मध्य प्रदेश के अंदर। पाटलिपुत्र से विदिशा एमपी ले गया। इसके द्वारा 80,000 स्तूपों को नष्ट कराया गया। 80,000 स्तूप नष्ट कराए किसके द्वारा? तो आप लोग याद रखेंगे 80,000 स्तूपों को नष्ट कराने का काम किया था पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। इसी पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ कराए गए थे। 2 अश्वमेध यज्ञ किसके द्वारा कराए गए थे? तो आप लोग आंसर देंगे पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। अभी इसने किस वंश की स्थापना की थी? तो आपका सरग्रोथ अकेडमी ऐप 2 जगह लॉगिन हो सकता है। मुझे लैपटॉप और फोन। हाँ बिल्कुल हो सकता है भाई, दोनों जगह हो जाएगा नीना। तो आप लोग क्या आंसर देंगे इसका? तो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल्यूकस और मेगास्थनीज को अपने राजदूत के रूप में किस मौर्य राजा के दरबार में भेजा था? कालाशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। मैंने बता ही दिया, सेल्यूकस निकेटर। किताब इंपॉर्टेंट है, किताब का नाम याद रखेंगे इंडिका। इंडिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो पुस्तक ली गई मेगास्थनीज के द्वारा। इसके बाद बहुत सारे ट्रेवलर आए, जैसे निर्याकस आया। 20वें का आंसर है अशोक। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेगास्थनीज भारत के अंदर आया है। कार्टून। ठीक है, आज अपने क्वेश्चन यहीं रखते भाई, और बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, एक बार इसको कंप्लीट को रिवाइज कर लेना। आपको इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, वहां से आप इसे रिवाइज कर लेना। जब ये एंशिएंट कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको एक क्वेश्चन याद करने के लिए बुकलेट दे दूंगा, जो 2020 से लेकर 2024 तक क्वेश्चन आए हैं। उनको मैंने एंशिएंट हिस्ट्री के सभी क्वेश्चनों को अलग करा दिया। ठीक, 84,000 आपने लिखाया था पहले, 84,000 लिखवाया था, लेकिन यहां पर मैंने 80,000 स्तूप याद रखना। 80,000, 8,000, हाँ 84,000 स्तूपों को नष्ट नहीं कराया था भाई। स्तूप नष्ट कराए थे 80,000, 84,000 तो बनाए गए। ठीक है भाई, आज की क्लास अपनी यहीं तक थी, और बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास